भौतिक विज्ञान भाग 4 में आज मैं दोबारा से लेकर के आया हूँ यांत्रिकी चैप्टर के कुछ 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। इन प्रश्नों को हम वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे, जैसा कि इसके पहले हमने भाग 1, 2 और 3 में ऐसे ही 20 प्रश्नों को हमने किया है। काफ़ी अच्छा रिस्पांस तो नहीं मिला आप लोगों का। उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर हमारे इस मेहनत को एडमायर करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे, क्योंकि देखो अभी क्या है कि मैंने इन सभी वीडियोज़ को, जैसे कि इसके पहले मैंने जितने वीडियोज़ बनाए हैं वो भौतिकी के हैं और जीव विज्ञान के हैं, केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के हैं। इसके अलावा अब मैंने सोशल स्टडीज़ से, जैसे कि इतिहास, भूगोल और राजनीतिक विज्ञान के विषयों से भी मैंने ऑलरेडी ये सारी वीडियोस में बना रखा हूँ और आगे भी कंटिन्यू इन सेशन को मैं कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप इन मेहनत को हमारे एडमायर करेंगे, आप उसे शेयर करेंगे और डेफिनेटली अगर आपको लगता है इम्पोर्टेंट है आपके लिए एग्जाम्स में तो लाइक भी करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप मेरी मेहनत को थोड़ा सा भी अगर आप कंसिडर करते हैं तो ज़रूर आप करेंगे। तो चलिए आज के इस सेशन में भी हम कुछ नए प्रश्नों के साथ लेकर के आया हूँ। इन प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं और वीडियो की पीडीएफ आपको मिल जाती है टेलीग्राम चैनल से, आप वहाँ भी जाके डाउनलोड कर लीजिए। सब कुछ काफ़ी अच्छे तरीके से हो रहा है, काफ़ी कुछ अच्छे तरीके से मैंने करने की कोशिश भी की है। हर क्वेश्चन को मैं थोड़ा वहाँ पे डिफाइन भी कर देता हूँ, तो काफ़ी कुछ सीखने को यहाँ पे मिलता है आपको। तो ज़रूर आप कुछ अपनी तरफ से भी हमारी हेल्प करें और सब कुछ अच्छा होगा। ओके, चलिए आई एम शिवशंकर तिवारी और आप मुझे फेसबुक पे, ट्विटर पे और साथ में टेलीग्राम पे मुझे ज़रूर ज्वाइन करें। यहीं से आपको वीडियो की पीडीएफ और लिंक आपको मिल जाती है। चलिए आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है जिसमें ये पूछा गया है और ये प्रश्न पता है आपके एग्जाम में, चाहे वो कोई भी एग्जाम दे रहे हो ना, आप इवन दैट पीसीएस और आईएएस के एग्जाम देते हो ना, तो वहाँ पे भी कुछ ऐसे छोटे क्वेश्चन जरूर पूछ जाते हैं। हालांकि इन क्वेश्चन को छोटा नहीं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है विज्ञान के और महत्वपूर्ण है। ये एनटीपीसी रेलवे का हो गया, ग्रुप डी का हो गया, या फिर एसएससी के जितने भी पेपर होते हैं, चाहे वो एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, या फिर कोई भी स्टेट एग्जामिनेशन हो जहाँ पे जीके से रिलेटेड या जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पर ये प्रश्न आते हैं। और आपने अगर किया है तो जरूर ये प्रश्न तो पक्का ही आया होगा। आप देख लो कि जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप क्यों फट जाती है। तो ये प्रश्न बहुत बार मैंने खुद देखा हुआ है, पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि जाड़े की रातों में पानी की जमने से पाइप फट जाती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर पाइप में पानी है तो जमेगी, जमने के बाद पाइप फट जाएगी। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है कि देखो, जमने के बाद जो होता है ना, पानी का घनत्व जो होता है वो बढ़ जाता है, यानी कि आयतन जो होती है उसकी बढ़ जाती है और जिसकी वजह से वो फट जाता है। क्योंकि आपको पता है कि जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना, उस पर पानी का आयतन सबसे कम होता है और घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। 4 डिग्री से जब नीचे तापमान जाता है तो इसकी आयतन बढ़ने लगती है और जब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड जाता है तो इसका आयतन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा फैलता है और क्योंकि पाइप में जगह नहीं रहती और इसलिए पाइप फट जाती है। इसका एक्सपेरिमेंट अगर आप करना चाहते हो तो सिंपली, अगर आप घर में बोतल होगा तो इस बोतल को पूरे तरीके से फिल कर दीजिएगा, ठीक है, पानी से। ये बोतल अच्छा नहीं बना है। पानी से फिल कर दीजिएगा और इसको अपने फ्रिज के डीप फ्रीज में पूरा टाइट पैक होना चाहिए, एकदम से कहीं से पानी लीक नहीं होना चाहिए और थोड़ा सा भी खाली नहीं होना चाहिए। इसे आप अपने फ्रिज के डीप फ्रीज में डाल दीजिए और जब बर्फ बन जाएगी तो आप देख लेना बोतल निकाल के, आपकी बोतल क्रैक हो गई होगी, इसलिए नया बोतल बिल्कुल मत डालिएगा, ठीक है, वरना मम्मी की पिटाई हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, है ना। पानी से लगी डॉट लगी बोतल जमने से टूट जाएगी क्योंकि जमने पर जल का आयतन जो है वो बढ़ जाता है। ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए क्या कि जमने पर जल का आयतन जो होता है वो बढ़ जाता है, इसलिए बोतल टूट जाएगी। आप इन प्रश्नों को मेरे साथ करिए और कमेंट बॉक्स में इन प्रश्नों के सॉल्यूशंस को भी आप लिखिए और देखिए आप कितना आंसर सही कर पाते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को, जिसमें पूछा गया है जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिरकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर चला जाए। तो जैसे मैंने बताया कि देखो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आयतन जो होता है वो सबसे कम होता है और 9 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर आयतन है तो डेफिनेटली ये यहाँ से घटना शुरू करेगा, ठीक है। 9 डिग्री से 4 डिग्री की तरफ जाएगा, घटेगा, और 4 डिग्री से फिर 0 की तरफ जाएगा तो ये दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाएगा, है ना। तो पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव यानी कि लोहे की नाव के लिए नाव का द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होता है ना। अगर देखो ये पानी है और इस पानी में अगर बोट चल रही है, ठीक है, अगर ये बोट है और ये बोट चल रही है तो ये इसका कुछ पार्ट जो होता है वो पानी में डूबा होता है। तो जो जितना पार्ट पानी में डूबा होता है उतना ही पानी को विस्थापित करती है। तो जितना नाव का भाग पानी में जो डूबा होगा ना, वही उसके द्वारा हटाए गए जल का भार होगा। ऑप्शन सी जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं अगला, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू है। देखो क्या होता है कि आपने देखा होगा कि अगर कोई दरी है, चादर है, अगर वो सिंपल रखी हुई तो उसमें से धूल नहीं छिड़ेगा, लेकिन अब जब उसे झाड़ेंगे या फिर उसे छड़ी से पिटाई करेंगे उस पर, तो उसमें से धूल निकलने लगते हैं। ऐसा होता है गति का पहला नियम, या फिर जिसे हम जड़त्व का नियम कहते हैं। यानी कि क्या होगा कि छड़ी से जब आप पीटोगे तो जो उसके जो पार्टिकल्स होंगे ना वो गति में आ जाएंगे, और गति में आने की वजह से वहां से वो झड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से वो साफ हो जाती है या फिर उसमें से धूल कण निकल जाते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न आप देखिए, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है ना। आप देखो सड़क पर नॉर्मली आप अच्छे से ग्रिप बनेगी, आप साइकिल चलाना चाहते हो, पैदल चलना चाहते हो, गाड़ी चलाना चाहते हो, सिंपल अच्छे चलेगी। लेकिन अगर आप वहीं बर्फ में चलना चाहें तो बर्फ देखो, अगर बर्फ पूरी तरीके से जमी हुई है और बिल्कुल सॉलिड हो गई है तो भी चलना मुश्किल है, और बर्फ अगर सॉलिड नहीं है और वो एकदम से रुई जैसी है तो भी चलना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि देखो क्या होता है कि बर्फ का जो सरफेस होता है ना वो काफी चिकना होता है, जबकि वहीं सड़क के सरफेस की बात करें तो खुरदुरा होता है। तो इस पे चलने पर इस पे ग्रिप बनती है आपके सोल के साथ, लेकिन यहाँ पे ग्रिप नहीं बनेगी और आप फिसल जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब आप सड़क पर चलेंगे तो उसका घर्षण जो होगा बर्फ का वो कम होता है, क्योंकि हमारे चलने में घर्षण का बहुत बड़ा महत्व होता है, तभी हम सीधे चल पाते हैं। वरना देखो आप बाथरूम में अगर आपने देखा होगा कभी कभी पानी गिरने की वजह से या फिर काई लगने की वजह से ज्यादा दिन तक धुलाई नहीं होती है तो पैर फिसलने लगता है टाइल्स पर, है ना। तो ऐसा किस लिए पता है, क्योंकि घर्षण कम हो जाता है। तो घर्षण बनाए रखने के लिए ही रोड को खुरदुरा बनाया जाता है, ताकि गाड़ियों की ब्रेक अप्लाई हो सके और आप आसानी से चल सके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है ना। तो ये सिंपल वही चीज होगी ना, यहाँ पर चलना कठिन होता है क्योंकि यहाँ पर बर्फ के मध्य पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य के घर्षण बल की तुलना में कम होता है, इसलिए इस पे चलना कठिन होता है। देखो प्रश्न वही था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन को थोड़ा सा घुमा के कर दिया गया था ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं, है ना। तो ऐसे में कंफ्यूज नहीं होना, पेपर में ऐसे प्रश्न को घुमा दिया जाता है जब डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट में पेपर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को, जिसमें पूछा गया लकड़ी के सिलेंडर का पात्र को खींचने की जगह लुढ़कना आसान होता है ना। अगर कोई सिलेंडर है, अगर आप उसे खींच रहे हो, ठीक है, तो वो उसका घर्षण बल जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, वो घर्षण बल जमीन के साथ बहुत ज्यादा घर्षण बल के साथ चलेगा, इसलिए आप उसे खींचने में प्रॉब्लम होगी, आप उसे अच्छे से खींच नहीं पाएंगे। लेकिन अगर वहीं सिलेंडर को लुढ़का लुढ़का के आपको लेकर के जाना हो तो आप आसानी से ले जाएंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि लुढ़कना अवस्था घर्षण बल फिसलन अवस्था घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। लुढ़कन का जो घर्षण बल है वो कम होगा फिसलाने की अपेक्षा में। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है जब जहाज का स्तर क्या हो जाएगा, है ना। देखो नदी में चल रहा था जहाज, अब वो समुद्र में आ गया, तो वैसे में क्या होगा कि वो थोड़ा ऊपर उड़ जाएगा। ऐसा क्यों होगा, आपको पता होगा कि नदी का जो पानी होता है वो एक तरीके से देखा जाए तो मीठा जल यानी कि फ्रेश वाटर होता है। ठीक है, नदी का पानी फ्रेश वाटर होता है, और वहीं समुद्र के पानी की बात करें तो समुद्र का पानी जो होता है वो खारा होता है ना। आपने देखा खारा क्यों होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, नमक होता है। ऐसे में जो समुद्र का पानी होता है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, और डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से जो नाव होती है या फिर जो जहाज होती है वो थोड़ा सा ऊपर उड़ जाती है। ठीक है, चलिए तो ये आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है ना। पारे में अगर आप लोहे की कील डालो तो तैरेगी, लेकिन अगर उसे पानी में डालो तो डूब जाएगी। ये तो सिंपल फंडा जानते ही हो, आपकी पानी में डालेंगे तो डूब ही जाएगा, लेकिन अगर आप पानी में डालोगे तो वो नहीं डूबेगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी चीज किसी भी द्रव में डूब नहीं रही है, इसका मतलब यह है कि उस द्रव का जो घनत्व है वो ज्यादा है। ठीक है, सिंपल सा ये मतलब होता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि लोहे का जो घनत्व है पानी से अधिक है, पारे से कम है। लोहे का घनत्व पारे से कम है यानी पारे का घनत्व ज्यादा है, तभी तो उसमें डूब नहीं रहा है ना। और पानी में इसलिए डूब रहा है क्योंकि पानी की अपेक्षा लोहे का घनत्व ज्यादा है। सही है, चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है ना। सिंपल सी बात है, यह ह्रास कितना होता है। सिंपल सी बात है कि अगर आपने देखा होगा कि जब आप नहाते वक्त अगर आप मग्गे को या फिर किसी भी भारी ऑब्जेक्ट को अगर पानी में डालो आप, ठीक है, तो पानी में अगर वो हल्का लगता है, लेकिन जैसे ही पानी से बाहर आप निकालते हो तो थोड़ा सा भारी लगने लगता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो पानी के अंदर जो होता है ना एक बल काम करता है जो अगेंस्ट ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी क्या होती है, किसी भी चीज को नीचे की तरफ खींचती है ना, गुरुत्वाकर्षण बल। वहीं पानी का जो उत्प्लावन बल होता है वो किसी भी चीज को ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि मग्गा जब बाहर रहता है तो उसके ऊपर ग्रेविटी लगती है जिसकी वजह से नीचे की तरफ जाता है फोर्स, लेकिन जैसे ही पानी में जाता है तो उसके अंदर उत्प्लावन बल की वजह से वो थोड़ा उसके ऊपर की तरफ फोर्स लगने लगता है पानी का। और ये सिद्धांत किसने दिया था, आर्किमिडीज ने दिया था, जिसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी बोला जाता है।
तो इस उत्प्लावन बल की वजह से जो वस्तु होगा उसका भार जो होगा वो कम हो जाएगा ना। तो उसका भार कितना कम हो जाएगा, तो जितने पानी का विस्थापित वो करेगा, तो विस्थापन पानी के भार से विस्थापित पानी के भार से बराबर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैंने यहाँ पे 11 क्वेश्चन करा दिए। उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे आपको और अच्छे भी लग रहे होंगे, और बिल्कुल आप इसे लाइक कर सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आपकी तैयारी को बूस्टअप करने के लिए हमारा इतनी मेहनत अगर आपको अच्छी लगती है तो डेफिनेटली आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल अभी आप शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आगे आने वाली जितनी वीडियोस हैं सब ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आएंगी, सारे विषयों पे आएंगी। आप जिन विषयों को अलग से आप टॉपिक बताएंगे उन सब पे आएंगी, तो आप प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दिया करें। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को, जिसमें पूछा गया कि बर्फ पानी में तैरती है, बिल्कुल तैरती है, परंतु अल्कोहल में वो डूब जाएगी, क्योंकि देखो तैरने का मतलब सिंपल सी है कि बर्फ का जो आयतन है वो ज्यादा है, घनत्व कम है पानी की अपेक्षा, परंतु अल्कोहल में डूब जाएगी क्योंकि अल्कोहल की अपेक्षा जो है वो बर्फ जो है पानी में हल्की होती है, तो अल्कोहल से वो भारी होती है, सिंपल। तो भारी होती है इसलिए वो डूब जाएगी, है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, जिसमें पूछा गया है कि स्टील की गोली पारे में तैरेगी, है ना, सिंपल सी वही जो आयरन की बात कही गई थी। तो क्योंकि पारे का घनत्व जो होता है स्टील की अपेक्षा अधिक होता है ना। तो इन प्रश्नों को अलग अलग तरीके से कैसे पूछा जा सकता है, उनके अलग अलग ऑप्शन क्या बन सकते हैं, उन चीजों को भी मैंने इंक्लूड किया है। तो आपको अब फिर कहीं और देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इन वीडियोस को देखिए। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे, पता है, सिर्फ और सिर्फ ये 20-20 क्वेश्चन का जो श्रृंखला चल रहा है ये रोजाना मैं कराने वाला हूँ, और ऐसे में आपको हर विषय से कम 500 से ज्यादा क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सारा का सारा काम जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न में। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा। देखो मरकरी से भरा बाल्टी है तो डेफिनेटली उसमें डूबेगी नहीं, वो तैरेगी, है ना। तो यह पारे की सतह पर तैरती रहेगी, ये मैंने आपको ऑप्शन करा दिया है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 15 किस तापमान पर जल का घनत्व अधिक होता है। बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार, और बहुत बार लोग ये गलत कर देते हैं क्वेश्चन को कि किस तापमान पर जल का घनत्व सर्वाधिक होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 4 डिग्री पे जो आयतन होता है जो जल का वो सर्वाधिक होता है। 4 डिग्री से अगर नीचे की तरफ जाएंगे तो घनत्व घटेगा, और 4 डिग्री से ऊपर जाएंगे तो भी घनत्व घटेगा, है ना। 4 डिग्री पे सबसे अधिक होता है। वहीं आयतन की बात करें तो आयतन पे 4 डिग्री सबसे कम होता है। 4 डिग्री से नीचे जाएंगे तो आयतन बढ़ेगा, और 4 डिग्री से ऊपर जाएंगे तो आयतन भी बढ़ेगा। तो आयतन यहाँ पर सबसे कम और घनत्व सबसे ज्यादा होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, आप इसे याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न पे। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। देखो किसी भी वस्तु की मात्रा अगर बदल दो तो उसका घनत्व हमेशा सेम ही रहेगा, क्योंकि घनत्व जो होता है मात्रा के ऊपर डिपेंड नहीं करता है ना, डेंसिटी। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को, 17 नंबर। तैराक को नदी में के मुकाबले समुद्र में तैरना आसान है। हाँ बिल्कुल आसान है, क्योंकि देखो अभी मैंने बताया क्या कि जो जहाज होती है समुद्र में जाती है थोड़ा उड़ जाती है, क्योंकि घनत्व ज्यादा होता है। अब पानी का घनत्व ज्यादा होने की वजह से आप जल्दी डूबोगे नहीं, और डूबोगे नहीं तो आप आसानी से तैर पाएंगे। तो ये सबसे बड़ा रीजन होता है। समुद्र में जो है तैराक को तैरने में सहायक होती है ना लहरें, शायद समुद्र का पानी का घनत्व साधारण पानी से ज्यादा होता है। ठीक है, ये घनत्व, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न में। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है। बिल्कुल आपने देखा होगा आकाश में बादल तैरते रहते हैं, वो नीचे आते नहीं है और उसी ऊंचाई पर बने रहते हैं। तो ऐसे में उन किस वजह से ऐसा हो पाता है, क्योंकि उनका जो है ना घनत्व जो होता है वो कम होता है। घनत्व कम होने की वजह से हवा के द्वारा ही वो ऊपर उठे हुए रहते हैं, वो नीचे नहीं आ पाते। अगले प्रश्न को देखते हैं। समुद्र में प्लवन करने आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। तो समुद्र की सतह से ऊपर कितना, देखो पानी अगर है और इसमें बर्फ है तो बर्फ का ज्यादातर हिस्सा जो है ना वो पानी के नीचे डूबा हुआ था, ऊपर का हिस्सा बहुत कम होता है। यानी 1/10 हिस्सा जो है वो ऊपर दिखाई देगा, बाकी का 9/10 हिस्सा जो होगा ना वो पानी के अंदर डूबा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को, जो कि आज का आखिरी आखिरी प्रश्न है, जिसे पूछा गया कि बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है। देखा होगा आपने, बांध जो होता है बांध जब बनाई जाती है तो बांध की दीवार को तो कुछ ऐसा इधर नीचे बेस में ऐसा बनाया जाता है, और इसके बेस को काफी ज्यादा चौड़ा बनाया जाता है। क्यों ऐसा होता है, ठीक है, जबकि ऊपर की चीजें थोड़ी सी कम चौड़ी होती हैं। तो देखो क्या होता है कि जितनी हाइट बढ़ेगी, है ना, द्रव का जितनी गहराई बढ़ती है उसका दाब बढ़ता जाता है। यानी कि द्रव की एक खासियत होती है कि वो सभी जगह जो है
वो दाब लगाती है, चारों दिशाओं में दाब वो बराबर लगाती है। तो जो द्रव यहाँ पर होगा उसका दाब इस दीवार पे कम लगेगा, लेकिन जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी दाब बढ़ता जाएगा, और जो नीचे की होगी उसका दाब सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो ऐसे में बांध टूटे ना, जिसके लिए उसकी बेस को मजबूत बनाया जाता है। और आपको अब पता चल गया होगा इसके आंसर कि गहराई बढ़ने के साथ साथ द्रव का दाब जो है वो बढ़ने लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कुल 20 प्रश्नों को मैंने यहाँ पे करा दिया। उम्मीद करता हूँ ये सही प्रश्न आपको काफी इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। प्लीज 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 लाइक करना जरूरी है, आप इसे लाइक करिए, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, इसलिए क्योंकि देखो क्या है कि वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा बनाने में मेहनत लगती है और काफ़ी ज़्यादा टाइम भी एक्सपेंस होता है। तो अगर ये मेहनत क्या अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट नहीं मिलता तो डेफिनेटली थोड़ा सा डीमोटिवेशन हो जाता है और ऐसे में काम करने का मन नहीं करता। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वर्क को थोड़ा सा करिए, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। और आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।